दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 389 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 11,670 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। इसी सीरीज में हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न पूरी हिस्ट्री पढ़ के कवर किया। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को पढ़कर समाप्त किया। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे 100 लेक्चर में पढ़ के समाप्त किया। और अब हम दोस्तों अपने 60वें लेक्चर की तरफ पहुंचने वाले हैं। आज हमारा 59 नंबर का लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी में केवल। और जो हमने टॉपिक चूज किया है, ये टॉपिक दोस्तों प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम लोग बाढ़ और चक्रवात से संबंधित बहुत सारे सवाल को देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों बहुत सारे केंद्रीय आयोग के बारे में लिखा हुआ है। इन सभी केंद्रीय आयोग से संबंधित सवालों को देखेंगे और बहुत कुछ यहाँ जानने समझने को मिलेगा। कुछ सवाल दोस्तों हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, विली विली वगैरह से भी संबंधित मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के लिए और बहुत सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स लॉन्च किए हैं। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। भरोसा करना पड़ेगा, जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड बैच में बहुत मेहनत करता हूं मैं। एक बार आप पढ़ के देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ना आप दीवाने हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर आपसे ही हमें हर विषय पढ़ना है। ठीक है, लेकिन समय देना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक जीएसआई के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र माने समझते क्या है? मतलब पूरे भारत के जितने भी एरिया हैं, ठीक है, उस एरिया का कितना परसेंट हिस्से में बाढ़ आता रहता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये आपको बताना। तो लगभग का आंकड़ा है दोस्तों, लगभग 12.5% का जो एरिया दोस्तों, लगभग 12.5% का जो एरिया दोस्तों वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखेंगे, एक लाइन में मोटी मोटा बात। ठीक है, ये सवाल हो सकता है कि आप लोगों को न पता हो, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, जो चैप्टर आता है उस पर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इन चैप्टर को आप छोड़ देते हैं। इसी वजह से इस सवाल को करने में आप थोड़े से असमर्थ होंगे और ऑप्शन अगर यहां रहता भी तो भी आप नहीं बता पाते। चलिए एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको इच्छा है कि सर 4 ऑप्शन रहता तो हम निश्चित रूप से बता देते हैं। मैं देता हूं आपको ऑप्शन। ठीक है, सवाल दे रहा है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के अंतर्गत आता है। आप ऑप्शन लीजिए, आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 है 20 मिलियन, आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों 20 मिलियन के बाद ले लीजिए, चलिए 30 मिलियन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 ले लीजिए दोस्तों 40 मिलियन, ठीक है 40 मिलियन। और ऑप्शन नंबर 4 ले लीजिए 50 मिलियन। चलिए बताइए तो भारत में कितने मिलियन का क्षेत्र दोस्तों ये बाढ़ के अंतर्गत आता है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। मिलियन बताना है। ये जो आंकड़ा है यहां पे दिया है ना मिलियन हेक्टेयर, ये तो आंकड़ा दोस्तों मिलियन हेक्टेयर का ही है। अगर आपका ऑप्शन है 1 तो ये गलत जवाब, आपका ऑप्शन है बी तो गलत जवाब, आपका ऑप्शन है सी तो बिल्कुल सही जवाब और आपका ऑप्शन है डी तो बिल्कुल गलत जवाब। तो याद रखिएगा ये 40 मिलियन हेक्टेयर आपको याद रखना है। दिया ऑप्शन कुछ कर पाए, तुक्का मार के कर दिए होगे तो कोई बात नहीं, उसे नहीं माना जाएगा। क्या आप इस सवाल का उत्तर सच में जानते थे? अगर सच में जानते होंगे तभी तो किए होंगे, तब तो सही होगा। अब तुक्का मार दिया होगा कि सर अंदाज से तीसरा और लग गया तीसरा तुक्का, तो आप मत मानिए कि आप समझदार हैं। ना ना ना, किस्मत खाली साथ दी है और आज किस्मत साथ दे दी तो ठीक है, परीक्षा के दिन साथ दे न दे, हाँ, इसलिए याद हो तभी आप जो है गारंटी लीजिए, अन्यथा न लीजिए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों ये किस वर्ष दोस्तों स्टार्ट किया गया था? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, तो याद रखिएगा यह कार्यक्रम 1954 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम ये 1954 में ही आ गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है और इसके तहत दोस्तों भारत सरकार कर क्या रही थी, तो जहां जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे वहां तटबंधों का निर्माण करना, तटबंध बनाना, क्योंकि तटबंध बनेगा तो पानी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा, जहां लोग निवास करते हैं वहां प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह से उन क्षेत्रों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 1954 आपका जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर हम बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ये अलग से दोस्तों, ये अलग से बना हुआ गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग दोस्तों, ये कब बना है? तो ये आगे चल के 1972 ईस्वी में बना है। कब बना दोस्तों? 1972 ईस्वी में बना है। इसका जो मुख्यालय है
परीक्षा में यह भी आपसे पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, तो बताएगा इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। कहां स्थित है? इसका मुख्यालय पटना बिहार में स्थित है। एक चीज दोस्तों यहां पर और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये तो मान गए, लेकिन ये जो गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के लिए जो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बना दोस्तों, ये किसके तहत काम करता है? ठीक है, अगर सवाल आए कि ये किसके तहत काम करता है तो याद रखिएगा यह जल संसाधन मंत्रालय के तहत दोस्तों काम करता है। किसके तहत? जल संसाधन मंत्रालय के तहत दोस्तों ये काम करता है। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए दोस्तों। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वो मेरी वजह से नहीं, आप नहीं पढ़ा है तो अपनी गलती मानिए, हर जगह गुप्ता जी को गलत ना ठहराइए। ठीक है, सवाल दे रहा है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुआ? अभी जिस आयोग की बात कर रहे हैं वो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग है। ये जो ऊपर आप पढ़े 1972 में, ये गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग है। बाद में चल के दोस्तों राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की भी स्थापना की जाती है, और आपको बताना है ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग दोस्तों कब बना है, तो ये बाद में बना 1976 में। कब बना है? 1976 में। एनडीआरएफ अगर कभी राष्ट्रीय आपदा वाला आ जाए ना, एनडीआरएफ अगर आ जाए तो याद रखेगा एनडीआरएफ आगे चल के 2005 में बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमसे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग पूछा है तो आप 1976 याद रखें, और अगर गंगा नियंत्रण वाला पूछ रहा दोस्तों, वो गंगा संबंधित बाढ़ आयोग पूछ रहा, तब आप 1972 याद रखें। गंगा वाला पहले बना है और राष्ट्रीय जो है केंद्रीय वाला वो बाद में बना है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। करा उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है? तो उत्तर प्रदेश का खासकर जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का खासकर जो पूर्वी एरिया है दोस्तों, वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, पश्चिम में नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरब की तरफ दोस्तों ढलान पड़ता है और इसी तरफ दोस्तों सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। अगर हम आपसे पूछें कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, ठीक है, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, ठीक है, बाढ़ प्रभावित राज्य दोस्तों कौन सा है? तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएगा दोस्तों बिहार। बिहार वह राज्य दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। अकेले कोसी पूरा नरक कर देती है। कोसी नदी का नाम सुना ना? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। अकेले इतना बाढ़ ला देती है कि जितना 2-4 स्टेट में 3-4 नदियां मिलकर लाती होंगी उतना अकेले कोसी ला देती है। ठीक है, नेपाल वाले छोड़ देते पानी, पूरा बिहार तरेतर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वो बिहार है। बाकी अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बिहार से सटा हिस्सा पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्सा इसलिए आपको बताया गया कि भाई जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है ये भी बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। अगला सवाल दे रहा है कि पिछले कुछ दशकों से, दशकों मतलब 10 साल का समूह, पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता देखने को मिली। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों उत्तर भारत में इतना ज्यादा बाढ़ आ रहा है? क्योंकि पहले की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि पहले की अपेक्षा नदियां कम गहरी, आज पेन कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या बात है? कम गहरी हो गई हैं। ठीक है, और कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण, कम गहरी कैसे हो गई, उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यह है गाद के जमाव के कारण। ठीक है, गाद के जमाव के कारण दोस्तों नदियां क्या हो गई हैं? नदियों के गाद में जाके, उसके तलछट में जाकर दोस्तों मलबा जम गया, गंदे गंदे पदार्थ जम गए। देखिए आप मुझे समझिए, पानी खूब ज्यादा है, खूब बारिश हुआ, भयानक पानी हो गया। अगर नदी गहरी होती, खूब गहरी होती, तो सारा पानी नदी में आ जाता। अब नदी अगर गहरी नहीं होगी, छिछली होगी, तो पानी तो दोस्तों बाहर नहीं चला जाएगा। आप एक बाल्टी में 2 बाल्टी पानी भरोगे तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अगर उस बाल्टी की गहराई 5 बाल्टी बराबर होती, 2 बाल्टी पानी डाल देते तो कोई फर्क पड़ता क्या? समझो बात को। तो अगर गाद में मलबा जम जाएगा, ऊट पटांग चीजें जम जाएंगी, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है? मनुष्यों के द्वारा। कचड़े फेंके जा रहे हैं, नदियों में कचरा फेंका जा रहा है, वो कचरा जाके कहीं न कहीं अंदर बैठ जाएगा, तो धीरे धीरे नदियों का जो गाद है, जो उसकी पेनी है, वो तो भर जाएगा। और उसके भरने के बाद दोस्तों वो जो पानी है
वो अन्य जगह पे तो विस्तारित हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं बाढ़ आ गया। ठीक है, तो ये कारण है दोस्तों उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो है बाढ़ आने का। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा बेसिन के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं। अरे भैया, गंगा की बात करा तो जहां गंगा बहती है वही सर्वाधिक प्रभावित राज्य होंगे। अब गंगा बहती बिहार से होके, गंगा बहती उत्तर प्रदेश से होकर, ठीक है, तो जहां से गंगा नदी बहती है, एक बात बताइए, वही स्थान तो जो है सबसे ज्यादा प्रभावित में आएंगे। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे बिहार हो गया, यही दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि जिस तरह से गंगा बेसिन की बात हो रही है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र बेसिन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र दोस्तों इसे भी प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा प्रभावित में दोस्तों असम राज्य है। असम में तो आप जान ही रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र अपने जो है सबसे विकराल रूप में आ जाती है, और जो एंट्री मारती है अरुणाचल से, उसको कहीं छोड़ दें। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास से तो दोस्तों ये एंट्री मारती है और भारत आती है यू टर्न लेकर के। ठीक है, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र के वजह से दोस्तों ज्यादा प्रभावित है, और गंगा की वजह से प्रभावित में केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम आता है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि लौटते मानसून द्वारा नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में दोस्तों बाढ़ की प्रबल संभावना होती है। आप पहले ये ध्यान दीजिए कि लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है। लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है, तो आपने पढ़ा था लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहां होती है? ठीक है, लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है दोस्तों? ये वर्षा होती है तमिलनाडु में। कहां होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इसी वजह से दोस्तों जब बारिश तमिलनाडु में ज्यादा होती है तो फिर बाढ़ की संभावना भी प्रबल रहती है। हाँ, ठीक है, आपने पढ़ा था ना ये, तो इसको याद रखिएगा। पीछे की क्लास अगर आप देखे होंगे तो बहुत इजी मोड में 2-4 सवाल का जवाब तो दे ही लेंगे। करा अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को कितने प्रकार में दोस्तों विभक्त किया गया है। तो अगर अवस्थिति के आधार पर ध्यान देंगे तो चक्रवात जो होते हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों शीत कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, शीत मत कहिए, शीतोष्ण कहिए। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत मत बोल दीजिएगा, शीतोष्ण बोलिएगा। या तो उष्ण होता है या शीतोष्ण होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर अवस्थिति यानी वो जिस स्थान पर पैदा होते हैं अगर उसकी बात करें तो सवाल दे रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है ये कहां पैदा होता है, कहां ये उत्पन्न होता है, ये बताइए। तो ये जो चक्रवात होता है दोस्तों, ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पैदा होता है। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोस्तों यह पैदा होता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर में किस समय आता है दोस्तों? कौन सा चक्रवात? कह रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण का मतलब क्या है? गर्म, और गर्म की बात कर दिया दोस्तों तो सीधे सीधे कहिए मई जून। ठीक है, यह चक्रवात कब आता है? या तो मई जून में आता है या तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में आता है। ठीक है, मई जून और अक्टूबर नवंबर ये 2 होते हैं। ठीक है, तो आप मई जून वाला दोस्तों आप याद रखिए, क्योंकि आपसे उष्ण पूछा है। इसी तरह से उल्टा करता शीतोष्ण तो उसका टाइम अलग हो जाता है। ठीक है, करा बैरोमीटर का नाम सुना है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। वायुदाब मापने की इकाई क्या दोस्तों? वायुदाब मापना दोस्तों किससे संभव हो पाता है? बैरोमीटर से। करा बैरोमीटर पठन में अचानक अगर गिरावट हो जा रही तो यह कौन सी मौसमी दशा बताता है? इसका मतलब दोस्तों तूफान आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? यह तूफान को दर्शाता है। अगर बैरोमीटर के अंदर दोस्तों गिरावट हो रहा है या हलचल दिख रही तेजी से, तो समझिए भयंकर तूफान आ रहा है, यानी तूफानी मौसम आ रहा है। ठीक है, आप इसे तूफान कहिए, आप इसे तूफानी मौसम कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब मौसम में ज्यादा तेजी से परिवर्तन होगा तभी दोस्तों बैरोमीटर क्या करता है? अपने आंकड़े बदलता है। ठीक है, कह रहा बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात सामान्यतः किस महीने में आते हैं? जो बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं वो कब आते हैं दोस्तों? तो वही बताया, अक्टूबर नवंबर महीने में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात देखने को मिलते हैं। किस महीने में? अक्टूबर नवंबर के महीने में दोस्तों कहां मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं।
ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है ना, इस क्लास में अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया। आप अगर नहीं जानते इसके बारे में जानिए, एक बार मैं बता दूं, इस सीरीज में दोस्तों हमने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न पूरा 150 लेक्चर में पढ़ा दिया आपको। अगले 80 लेक्चर में संविधान पढ़ा दिया गया, 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल पढ़ा दिया गया, और अभी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप आज गलती से पहुंच गए हमारे तक, तो आप पीछे का वीडियो जरूर देखिए। जो भी बच्चा चाहे जहां से ज्वाइन किया, पीछे का वीडियो देखेंगे तो बहुत फायदा करेगा। बीच बीच में आके देखेंगे तो उससे नुकसान आपका है। भाई जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे तैयारी होगी। और आप जान रहे हैं एक बात कि दोस्तों, अब तक आपको 11,600 से अधिक सवाल दोस्तों पढ़ा दिया गया है। आप समझिए कितना ज्यादा पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आप आइए इस क्लास को देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा और एग्जाम टाइम में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, बढ़ा जाए अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत के चक्रवात संभावित क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संभावित जिले हैं, वो जिले कितने हैं। उष्णकटिबंधीय क्या लिखा है, भारत के चक्रवात संभावित क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संभावित जिले कितने दोस्तों, तो लगभग 84 जिले हैं दोस्तों। तटीय जिले जो है दोस्तों, तटीय जिलों की संख्या कितनी है, लगभग 84 है। कितना दोस्तों, लगभग 84 जिलों को दोस्तों इंपैक्ट पड़ता है। चक्रवात की वजह से दोस्तों ये जिले बहुत प्रभावित होते हैं। और अगर दोस्तों यहां मैं केंद्र शासित राज्यों की बात कर लूं, अगर मैं केंद्र शासित राज्य और जो हमारे नॉर्मल राज्य, अगर हम इनकी बात कर दें तो इनकी संख्या है लगभग 13। कितना दोस्तों, 13। वैसे तटीय राज्यों की संख्या तो सिर्फ और सिर्फ कितना दोस्तों, 9 है। और बाकी के दोस्तों अन्य जो जैसे पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं। उधर दमन दीव हो गया, तो वो सब भी तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और ऐसा नहीं कि चक्रवात केवल बंगाल की खाड़ी में आता है, चक्रवात दोस्तों बंगाल खाड़ी में भी आता है, हिंद महासागर में भी आ सकता है और अरब सागर में भी आ सकता है। ठीक है, तो तीनों तरफ आ सकता है। आना समुद्र में है तो किसी भी एरिया में आ सकता है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ जो 84 जिले हैं, ऐसा नहीं कि मैं पूरब के जिले बता रहा हूं, ये मैं जितने भी तटीय जिले हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूं। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब तटों से टकराते हैं तो समुद्र तल भी असाधारण रूप से उठ जाता है। और इस समुद्र तट को समुद्र के जो लहरें हैं उसके उठने को क्या कहा जाता है, समुद्र महोर्मी कहा जाता है। महाधन उर्मी, उर्मी माने लहर, महा मतलब बहुत बड़ी हो जाना। जब समुद्र की लहर बहुत बड़ी हो जाती है तब उसे महोर्मी कहा जाता है। तो आप इसे चाहे तूफान महोर्मी कहिए, चाहे समुद्र महोर्मी कहिए, ये आप याद। महोर्मी मतलब बहुत ज्यादा लहरों का उठना। महोर्मी का मतलब क्या है, लहरों का अत्यधिक उठना। ठीक है, लहरों का अत्यधिक उठना दोस्तों क्या कहलाता है, महोर्मी कहलाता है। क्या कहलाता है, महोर्मी। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे। करा साफिर सिम्पसन, यहां बिंदी लगाइएगा। ठीक है, करा साफिर सिम्पसन स्केल जो है दोस्तों, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, यह चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। और इसकी खोज दोस्तों सबसे पहले सिम्पसन ने किया था, इसलिए साफिर सिम्पसन इसका नाम ही दे दिया गया, साफिर सिम्पसन स्केल। ठीक है, और स्पेशली किसकी माप करता है, तो स्पेशली दोस्तों यह हरिकेन की माप करता है। किसकी माप करता है, हरिकेन की। ठीक है, अमेरिका में तूफान आता है हरिकेन। ठीक है, तो उसकी माप करता है साफिर सिम्पसन स्केल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, करा फुजीटा स्केल दोस्तों, ये किससे संबंधित है। फुजीटा स्केल भी दोस्तों जो है ये चक्रवातों की तीव्रता को मापता है। किसकी मापता है, चक्रवातों की तीव्रता को मापता है। कई बार परीक्षा में चक्रवात की तीव्रता न देकर के लिख देता है बवंडरों की शक्ति को मापता है। किसको क्या लिख देता है दोस्तों, लिख देता है बवंडरों की शक्ति। किसकी, बवंडरों की शक्ति। ठीक है, शक्ति को मापता है। तो बवंडर यानी चक्रवात, वो एक ही बात है। ठीक है, शक्ति को मापता है। ठीक है, और स्पेशली दोस्तों जैसे सिम्पसन स्केल जो था उसका इस्तेमाल हम हरिकेन में करते थे, उसी तरह से जो फुजीटा स्केल है इसका इस्तेमाल हम टार्नेडो को मापने में करते हैं। किसके लिए दोस्तों, टार्नेडो जो तूफान होता है ना, इसकी गति को मापने के लिए दोस्तों किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि बादल फटने की जो घटना है, ये इसके लिए प्रमुख क्षेत्र दोस्तों कौन, कहां पे बादल फटने की घटना हो सकती है, तो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों इस तरह की घटना देखने को मिलती है। जैसे कई बार हमने जम्मू कश्मीर में सुना कि भाई वहां बादल फट गया। कई बार दोस्तों
कई बार जम्मू कश्मीर में सुना, कई बार दोस्तों आपने हिमाचल में भी सुना होगा, हिमाचल में, ठीक है। और सबसे आम तो दोस्तों आपका उत्तराखंड हो गया, केदारनाथ तो आपने देख ही लिया था, उत्तराखंड हो गया। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम राजधानी गंगटोक, यहाँ भी दोस्तों बादल फटने की घटना होती रहती है। और बाकी अरुणाचल वगैरह है, पूर्वोत्तर का राज्य जो है, वहां भी दोस्तों होता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर दोस्तों बादल फटने की घटनाएं होती हैं। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान दीजिएगा, समय रेखा की बात नहीं कर रहा, तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों, ये 180 डिग्री वाली रेखा है, यह आप याद रखेंगे। करा 180, 180, ठीक है, ठीक है। कर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर ये जो क्षेत्र है उसमें कौन सा तूफान आता है? तो याद रखेगा उसमें टाइफून आता है। कौन सा आता है दोस्तों? उसमें टाइफून नाम का तूफान आता है, ठीक है। टाइफून कहां आता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, वो रेखा दोस्तों जगह जगह से मुड़ी हुई है, जैसे बेरिंग सागर के पास से ऐसे जगह जगह मुड़ी हुई है। कारण उसका है कि उसके बीच में अगर कोई देश आ जाता है तो एक ही देश में दो अलग अलग दिनांक तो हो नहीं जाता, तिथि बदल जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ढांकने की वजह से दोस्तों तिथि में परिवर्तन होता है, समय में नहीं डेट में चेंजेस हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसलिए उस देश में इस तरह की संकट न उत्पन्न हो कि दो दो तिथि आ जाए, उसको बचाने के लिए तिथि रेखा को जगह जगह से मोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखेगा। यहां टाइफून दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में कौन सा तूफान आता दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक में ले गया। अटलांटिक मतलब कहां? सीधा सीधा यूरोप और अमेरिका के बीच में। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि अमेरिका में दोस्तों हरिकेन आता है। कौन सा तूफान आता है? वहां हरिकेन नामक तूफान आता है। तो याद रखेगा, चाहे आपसे ये अफ्रीका या यूरोप एक तरफ है दोस्तों और दूसरी तरफ दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, उसके बीच में दोस्तों अटलांटिक महासागर, उसके उत्तरी हिस्से को उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी हिस्से को दक्षिण अटलांटिक कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का आकार कुछ यस के जैसा है, यह भी याद रखेगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ही यह हरिकेन देखने को मिलता है, ठीक है। और आ गया ये करा ऑस्ट्रेलिया में आने वाला दोस्तों जो चक्रवात है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसका नाम है विली विली। क्या नाम दोस्तों? उसका यही नाम ही है दोस्तों, विली विली नाम है। इसको याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है और परीक्षा में दोस्तों कई बार आया भी है। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, यह किस प्राकृतिक संकट के लिए चेतावनी जारी करता है? देखिए भारत में बहुत तरह के संकट हैं, जैसे भूकंप आ गया, जैसे ज्वालामुखी फट गया, कहीं पे ज्वालामुखी तो है नहीं इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, इस तरह की घटनाओं के लिए अलग अलग मंत्रालय जो है चेतावनी जारी करते हैं। तो उसी के तहत दे रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसी के अधीन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र काम करता है। वो किसके लिए चेतावनी जारी करता है? देखिए इसका नाम में ही भूकंप है, तो यह किसके लिए चेतावनी जारी करता है दोस्तों? भूकंप के लिए। भारत में जब कभी भूकंप आता है तो उससे संबंधित जो चेतावनियां हैं वो इसी संस्थान के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। यह उसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे। इसी तरह देखिए अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र दोस्तों ये चेतावनी जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। करा यह किस प्राकृतिक संकट के लिए चेतावनी जारी करती? महासागर से संबंधित बात हो रही है, इसका मतलब यह जो चेतावनी जारी करती है यह किससे संबंधित दोस्तों? यह सुनामी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अगर देश में कभी जैसे 2004 में सुनामी आया था, 26 दिसंबर 2004 को दोस्तों देश में सुनामी आया था, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को यह सुनामी आया था, याद रखेंगे, ठीक है। और ये सुनामी के लिए दोस्तों कौन जो है चेतावनी जारी करता है? तो महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है दोस्तों ये चेतावनी जारी करता है। इसी तरह केंद्रीय जल आयोग चेतावनी जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। करा यह किस संकट के लिए चेतावनी जारी करती है? क्या लिखा है? केंद्रीय जल आयोग। तो जो जल आयोग है दोस्तों ये जहां कहीं देश में बाढ़ आता है ना, उस बाढ़ की वजह से दोस्तों जो लोग प्रभावित होते हैं, तो दोस्तों उस संबंध में दोस्तों जो चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी है वो केंद्रीय जल आयोग है। कौन है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा दोस्तों ये बताया जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अगला सवाल है
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत दोस्तों जो भी चेतावनी जारी की जाती है ये किससे संबंधित होती हैं, तो याद रखेगा किसान कल्याण मंत्रालय। तो जब कभी सूखा वगैरह पड़ता है, देश में अकाल वाली स्थिति आती है, तब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही क्या किया जाता है, डेटा जारी किया जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। करा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चेतावनी जारी करने वाली एक एजेंसी है। कौन सा विभाग? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। यह किस प्राकृतिक संकट के लिए चेतावनी जारी करती? मौसम में बदलाव, ये किसके लिए? तो जैसे वर्षा की सूचना बहुत ज्यादा तेज अगर वर्षा हो रही है, चक्रवात हो रहा है, ठीक है, वर्षा से संबंधित जितना भी डेटा है और चक्रवात, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी दोस्तों डेटा है या जो भी संकट से संबंधित जो समाधान है उसके बारे में दोस्तों ये ज्ञान देता है। ये इसके लिए नोडल एजेंसी है, ये आप याद रखेंगे। करा हिम एवं हिमस्खलन। हिमस्खलन तो समझ ही गए होंगे। हिमस्खलन का मतलब होता है जैसे बर्फ की चादरें जो बिछी रहती हैं, जब वो टूट कर अलग होती हैं तो बहुत नुकसान पहुंचाती है आसपास के क्षेत्रों में। करा हिम एवं हिमस्खलन के अध्ययन प्रतिष्ठान चेतावनी जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी किस प्राकृतिक संकट के लिए दोस्तों ये चेतावनी जारी करता है? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? यह हिमस्खलन जहां कहीं होता है उसी के लिए दोस्तों ये चेतावनी जारी करता है, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, करा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण चेतावनी जारी करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। यह किसके लिए दोस्तों चेतावनी जारी करती है? तो भूवैज्ञानिक है। क्या लिखा है? भूवैज्ञानिक। तो याद रखिएगा भूस्खलन से संबंधित। भूस्खलन अलग होता है, हिमस्खलन अलग होता है। हिमस्खलन में क्या होता है? बर्फ की चादरें फटकर अलग हो जाती हैं। और भूस्खलन दोस्तों उत्तराखंड में देखा होगा, ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है? जमीनें धंस जाती हैं, पहाड़ी अपने आप टूट के गिर जाती है, अलग हो जाती है, उसे भूस्खलन कहा जाता है। बारिश के समय में दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में भूस्खलन देखने को मिलता है, तो ये आप उसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और अच्छे से आप जो है कवर भी किए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर हम नहीं पढ़े होते हैं वहां हमें बड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं कहता हूं आप पढ़िए। आप अपने मन से अगर नहीं पढ़ रहे तो कम से कम मेरे साथ आइए। एक बार तो जीवन में पढ़ने का मौका मिलेगा कंप्लीट ज्योग्राफी, क्योंकि जब आप अपने से पढ़ते हैं या किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो दिक्कत वहां क्या होता है, कोचिंग वालों को समय में पाबंदी बनी होती है कि नहीं आपको इतने घंटे में ज्योग्राफी पढ़ाना है, तो टीचर क्या करे बेचारा, छोड़ के फटाफट बाँचा निकल गया, जो काम की बात है बताया, नहीं तो छोड़ दिया, क्या दिक्कत है। और जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपका अंतर्मन दोस्तों आपको जो है पहले ही जो है परेशान करके रखता है कि जो आपको आता है उस पर खूब ले जाएगा दिमाग, जहां नहीं आता है छोड़ो इसको, ये एग्जाम में, वो आपका अंतर्मन बता देता है कि एग्जाम में नहीं आता है। अरे आपके अंतर्मन को कैसे पता है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? आप ही नॉलेज वाले हो गए हैं कि आपका शिक्षक बताएगा? तो दोस्तों वहां गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि विषय को एक बार तो कम से कम पढ़िए डिटेल में, ताकि कम से कम अपने मन को संतुष्टि दीजिए कि हमने एक बार पूरी ज्योग्राफी पढ़ी। जैसे हमने 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया ना, तो आप ये कह सकते हैं कि सर कंप्लीट ज्योग्राफी, अब उससे ज्यादा कहीं कुछ है ही नहीं भाई, इतना मैंने पढ़ा दिया। 100 लेक्चर में कौन पढ़ाता है ज्योग्राफी, वो भी केवल विश्व का भूगोल कौन पढ़ाता है? आप जाके एक बार देखिए। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए हमारे पेड कोर्स में। और कंप्लीट अगर जीएस चाहिए तो यहाँ एक आरओ का बैच है, उसमें डेमो दिया गया, पहले डेमो देखिए, डिसाइड कीजिए, अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। और मेरी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच इस समय हमारा सुपर सेलिंग बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।